हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह वेलकम्स यू ऑल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। हम लोग क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। इसमें दो बुक है जिसमें से आज दूसरा बुक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो है पॉलिटिकल थ्योरी। तो बच्चों, इसका आज पहला लेसन जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें ये हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में और इस बुक से रिलेटेड क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन ये चैप्टर 1 है और इसका ये पार्ट 1 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो पूरे इस चैप्टर के दौरान आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट। मानव जो है वो भी एक प्रकार का प्राणी है, एक एनिमल है, बट अदर्स से ये डिफरेंट क्यों है? अदर्स से ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये दो चीज़ों में थोड़ा सा यूनिक है। वो क्या चीज़ें हैं? वो है रीज़न बाय द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। वो दो चीज़ों पे अलग है। उसमें से पहला चीज़ है रीज़न। वो कोई भी चीज़ करता है, कोई भी काम करता है तो उसके पीछे उसका कुछ रीज़न होता है, यानी कि वाई का आंसर उसके पास होता है कि वो क्यों इस काम को कर रहा है, जो उसके एक्शन से रिफ्लेक्ट होता है। वो क्यों इस काम को कर रहा है, वो बात उसके एक्शन से रिफ्लेक्ट होती है। और दूसरा चीज़ है लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर कोई उससे ये पूछता है कि वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है और उसको कम्युनिकेट करने की क्षमता उसके पास है। तो वो कम्युनिकेट कर सकता है और उसके पीछे एक रीज़न होता है कि वो क्यों किसी काम को कर रहा है। दिस कैन एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थॉट्स एंड डिज़ायर। इस तरह से उसके एक्शन के थ्रू और उसके कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग उसके इनर मोस्ट थॉट और उसके डिज़ायर्स को समझ सकते हैं। ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में मनुष्य के पास ही है। They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. ये चीज़ें बताती है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसका डिज़ायर है। ये सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन करता है थ्रू देयर थॉट्स एंड बाय हिज एक्शन एंड द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ रूट्स इन दिस ट्विन एस्पेक्ट्स। इन्हीं दो एस्पेक्ट पे, यानी कि रीजन और लैंग्वेज, ये दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसके कारण उसका पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ रूट्स इन टू एस्पेक्ट्स। पॉलिटिकल थ्योरी जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो यही दो चीज़ें हैं कि मनुष्य जो है वो कोई भी काम करता है तो उसके पास रीज़न होता है कि क्यों वो इस काम को कर रहा है, और ये जो काम वो करता है वो उसके एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। अगर उससे पूछा जाए कि क्यों वो इस काम को कर रहा है तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है और कम्युनिकेट करने की क्षमता उसके पास है। तो इट एनालाइज सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस। तो जब मनुष्य डेवलप करने लगा तो उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, जैसे हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगी। छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था तो कैसे ये ऑर्गेनाइज होगी सोसाइटी। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, उसके बाद उन लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी तो क्यों गवर्नमेंट की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब जब गवर्नमेंट वो लोग डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट को फॉर्म करना है तो ये सवाल उनके सामने आता है कि कौन सा गवर्नमेंट, किस तरह का फॉर्म होगा उसका। डज लॉ लिमिट्स आवर फ्रीडम, तो उसके लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। उनको ये भी डर कि कहीं उनका फ्रीडम ना ख़त्म हो, तो उनके सामने ये सारे प्रश्न भी थे। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट डज द स्टेट ओन इट्स सिटीजन, कि स्टेट उसके लिए क्या लेकर आएंगे सिटीजन्स के लिए, और व्हाट डू वी ओन ईच अदर एज सिटीजन। यानी कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे उभर करके सामने आने थे जिनके पीछे कोई थ्योरी होनी चाहिए थी। यानी कि थॉट्स जब तक नहीं होगा और उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तब तक इन चीज़ों का
निराकरण संभव नहीं था। तो मनुष्य ने इस चीज़ को समझा और धीरे धीरे वो पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में सामने आए। तो बच्चों, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, हाउ दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड विथ पॉलिटिकल थ्योरी, ये कैसे पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट करते हैं, आइए उसको समझते हैं हम लोग। कि पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड सिस्टमेटिकली थिंक अबाउट द रूल्स एंड इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। जब इन क्वेश्चंस पे विचार किया जाता है तो ये काम होता है पॉलिटिकल थिंकर्स का, और वो जब थिंक करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, इन क्वेश्चंस को जब वो एग्जामिन करते हैं तो उनका जो सिस्टमेटिक एक एग्जामिन करने का तरीका होता है, उसके थ्रू वो जाते हैं और उससे इन क्वेश्चंस के जरिए कुछ वैल्यूज़ को बाहर निकाल करके लाते हैं। वो वैल्यूज़ फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे बहुत सारे हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस पॉलिटिकली एराइज होते हैं उन पर पॉलिटिकल थिंकर्स अपने विचार से सिस्टमेटिकली थिंक करते हैं और उनमें से वैल्यूज़ को निकाल करके बाहर लाते हैं। उसमें से कुछ वैल्यूज़ यहाँ दिए गए हैं, लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। ये कुछ ऐसे हैं जिनको इन क्वेश्चंस के जरिए निकाल करके पॉलिटिकल थिंकर्स ने इनको निकाल करके बाहर लाया है। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में दिया है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये 3 के बारे में यहाँ बताया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो इनके मीनिंग्स को वो थिंकर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, वो इनके मीनिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, इनके सिग्निफिकेंस को बताते हैं, इसके इम्पॉर्टेंस को हम लोगों के सामने लेकर के आते हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट को ये निकाल करके हमारे सामने लाते हैं जो एक पॉलिटिकल लाइफ को ईजी बनाती है। इट क्लैरिफाइज दिस कॉन्सेप्ट बाय फोकसिंग ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट। ये पास्ट के और प्रेजेंट के दोनों पॉलिटिकल थिंकर्स, कुछ लोगों ने फ्रीडम के बारे में पहले भी कहा है, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स आज भी कहते हैं कुछ बातों को। तो इन सारी चीज़ों का इसमें निचोड़ होता है। ऐसा नहीं है कि उस समय जो बातें कही गई, हो सकता है कि उस समय वो रेलिवेंट रही हो, लेकिन आज के दौर में वो उतनी रेलिवेंट ना हो। तो आज के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, उसमें चेंजिंग्स लाते रहते हैं, ताकि वो एकदम तरोताज़ा बना रहे और आज का जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशंस है, उसके मुताबिक वो फिट बैठे, वो आज के दौर में भी रेलिवेंट हो। इसलिए इस पे हमेशा काम पॉलिटिकल थिंकर्स का चलता रहता है। It also examines our present institutions such as a school, shop, buses, trains, government offices and the freedom or equality are practiced. ये हमारे इंस्टीट्यूशंस को बहुत नज़दीक से देखते हैं। ये थिंकर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, इनका काम है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर लोग गैदर हो रहे हैं, जैसे स्कूल, शॉप, बसेस, ट्रेन, गवर्नमेंट ऑफिस आदि कुछ यहाँ बताए गए हैं। तो ऐसे जगह पर लोगों का गैदर हो रहा है, वहाँ पर क्या फ्रीडम मिल रहा है लोगों को, लोगों के बीच में इक्वालिटी है, लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको जस्टिस मिल रही है कि नहीं, इन सारी चीज़ों पे वो इन इंस्टीट्यूशन को बहुत नज़दीक से वॉच करते हैं। At advanced level, it looks our institution like government, bureaucracy and the policy practice must be modified to become more democratic. अब हम लोग जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी की इम्पॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ये पॉलिटिकल थिंकर्स जो होते हैं, दे लुक इनटू द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी। इसके अंदर भी ये लोग देखते हैं कि जो चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं इन डेमोक्रेसी और इन ब्यूरोक्रेसी, क्या वो चीज़ें जस्टिफाइड हैं कि नहीं, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो ये सामने आते हैं और उन मॉडिफिकेशन को लेकर के डेमोक्रेसी को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए बना देते हैं।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड एसेस द पॉलिटिकल इवेंट्स इन आवर लाइफ। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी शुड रीड पॉलिटिकल थ्योरी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ये पूरे पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को ट्रेन किया जाए, सिटीजन्स मस्ट बी ट्रेन्ड एंड अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल क्वेश्चंस, जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं और जो पॉलिटिकल इवेंट्स हमारे चारों तरफ हो रहे हैं उनको वो समझ पाए और उसके अनुसार वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए उसमें। इसके लिए ये जरूरी है कि पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन किया जाए। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई शुड वी स्टडी। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से यह देखने वाले हैं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और व्हाई शुड वी स्टडी, और हम लोगों को क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए। इसको हम लोग इस चैप्टर में बहुत विस्तार में बहुत अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और किस विषय को ये छूती है, कौन से एस्पेक्ट को ये टच करती है हमारे लाइफ की, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है हम लोगों के लिए, ये भी आप लोगों ने समझा होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is political theory and introduction, and this is the second part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, हम लोग एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और हम लोगों को ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो आइए देखते हैं कि क्या विचार हैं पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों का क्या कहना है पॉलिटिक्स को, वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। पीपल्स हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, इसको लेकर बहुत अलग अलग विचार समाज में है। दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एज अ लीडर, एक्टिव मेंबर और होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस आर्ग्यूड दैट इट इज़ अ पब्लिक सर्विस। जो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हैं, जो लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, लाइक लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो उसके पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और जो पॉलिटिकल ऑफिस में कोई पोजीशन को होल्ड करते हैं, उनसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, तो वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ए पब्लिक सर्विस, कि ये लोगों को सर्विस देने का काम है पॉलिटिक्स। सम एसोसिएट पॉलिटिक्स विथ मैनिपुलेशन एंड इंट्रिग्यू undertaken to pursue ambition and selfish wants। कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन कहते हैं और कुछ लोग एम्बिशन और अपने सेल्फिश वांट्स को फुलफिल करने का एक जरिया मानते हैं कि पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं है, ये एक मैनिपुलेशन है और इसमें अपने सेल्फिश वांट्स को पूरा किया जाता है, ऐसा लोग इंटरप्रेट करते हैं। A few think of politics as a politician do। कुछ लोग ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स वो है जो पॉलिटिशियन करते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि पॉलिटिशियन क्या ऐसा करते हैं और उनका इसके कहने के पीछे क्या अर्थ है इसका, उसको आइए हम लोग समझते हैं। कि दे मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, इन लीडर्स के बारे में कहा जाता है जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो एक्टिव लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके बारे में लोगों का क्या मानना है कि दे मेक false promises, tall claims, manipulation, different sections and link politics with scam। इनका मानना है कि ये जो लीडर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस, फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, और इनकी जो प्रॉमिसेस हैं और इनके जो क्लेम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े वादे ये अक्सर सिटीजन्स से करते हैं, लेकिन इनका काम है मैनिपुलेट करना। डिफरेंट सोसाइटी के सेक्शंस जो हैं उनके डाइवर्सिटी को लेकर ये उनको मैनिपुलेट करते हैं और इससे वो एक
इसको एक स्कैम की तरह देखते हैं कि दे आर डूइंग नथिंग बट दे आर डूइंग स्कैम्स, यानी कि एक अच्छा तजुर्बा उनका नहीं रहा है इन लीडर्स को लेकर, और वो समझते हैं कि ये लीडर्स और कुछ नहीं करते हैं, ये लीडर्स जो हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, दे आर डूइंग स्कैम्स। When we see people promote their interest by any means possible, we say that they are playing politics. जब हम लोग देखते हैं कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए किसी तरह से किसी काम को कर रहे हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ही इज़ प्लेइंग पॉलिटिक्स, कि वो गलत ढंग को अपना रहा है, यानी कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। ऐसा एक निगेटिव विचार हमारे दिलो दिमाग पे है। When we see someone manipulating or using powers of position, we say he or she is playing dirty politics. और जब कभी हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति मैनिपुलेशन कर रहा है या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पोजीशन जो वो होल्ड कर रहा है उसका मिसयूज कर रहा है, तो एट दैट टाइम वी से दैट ही इज प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स, यानी कि वो एक गंदी राजनीति कर रहा है। When we are disappointed by someone who involved in selfishness, we say, I am not interested in politics or I am going to stay away from politics. तो हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं किसी से कि वो बहुत स्वार्थ में लिप्त होकर कोई काम कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे पॉलिटिक्स को नहीं करते हैं और हम लोग पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग देख रहे हैं लोगों के विचार, ये पॉलिटिक्स को लेकर बहुत निगेटिव है। तो ये कहना कि पॉलिटिक्स एक निगेटिव छवि को कहीं ना कहीं छोड़ रही है समाज में, लेकिन ये आधा सच है और आधा सच कुछ और है जिसको हम लोग आइए समझते हैं। तो बच्चों, वी आर दस स्टैंड अप विथ कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज ऑफ पॉलिटिक्स। जब हम इतने सारे विचार जाने जो बिल्कुल निगेटिव थे, ये जो विचार हम लोगों ने जाना, इट स्टैंड अप विथ कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज ऑफ पॉलिटिक्स। ये हम लोगों को परस्पर विरोधी विचार हमारे इमेज एक पैदा करती है पॉलिटिक्स कि ये सही है या गलत है, इस दुविधा में हम लोगों को डाल देती है ये बातें जो इतनी सारी निगेटिव चीज़ें सामने आती हैं। तो इस पॉलिटिक्स एंड अनवांटेड एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट एंड गेट रिड ऑफ। अब हम लोग को ये लगने लगता है, जब इतनी सारी निगेटिव चीज़ें जब हम लोग जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है, बहुत डर्टी चीज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है और इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं दूर रहना चाहिए। ये एक परस्पर विरोधी विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इट इज़ अ बेनिफिटिंग एक्टिविटी विच वी मस्ट इंगेज विथ इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर वर्ल्ड। लेकिन ये एक बेनिफिटिंग एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो एक बेनिफिशियल चीज़ है, और ये जो है ये एक बेटर वर्ल्ड को बनाने की तरफ एक कदम को आगे बढ़ाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिटिक्स में, दे डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरे सिनारियो को ही ख़राब समझें। उसमें कुछ लोग जरूर ख़राब हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं, जो अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग स्कैम से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य कभी नहीं हम लोग बना सकते कि इससे कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ इसकी निगेटिव चीज़ें हैं, दूसरी तरफ इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और पॉजिटिव चीज़ों के साथ ही हम लोगों को इस सोसाइटी को लेकर के आगे चलना है। तो ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं हम लोगों के लिए। वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिक्स जो है इसको हम लोगों को समझना होगा, इस बात को हम लोगों को रियलाइज़ करना होगा कि पॉलिटिक्स जो है ये हमारे सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना हम लोग नहीं चल सकते हैं एक कदम भी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फॉर आवर सोसाइटी। इट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड रॉन्गली, और इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है और हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरह से ये पॉजिटिव है
और इसको रॉन्गली इंटरप्रेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स envelops us like a coil of a snake and then it is no other way out but to wrestle with it। महात्मा गांधी को हम लोग मानते हैं अपने राष्ट्रपिता के रूप में और एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में भी उनको जानते हैं हम लोग। उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उनके प्रति हर इंडियंस की एक सिंपैथी है, एक भावना उनसे जुड़ी हुई है और बहुत लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है पॉलिटिक्स के बारे में, आइए समझते हैं कि महात्मा गांधी ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स इन्वेलप्स अस लाइक द कॉइल ऑफ द स्नेक। जिस तरह से एक स्नेक होता है जो गोल बैठ जाता है कॉइल की तरह और उसमें वो कभी कभी दूसरों को जकड़ भी लेता है, तो इसी तरह से पॉलिटिक्स में हम लोग इस सोसाइटी में जकड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स जो है उसने पूरी अच्छी तरह से सबको जकड़ रखा है स्नेक की तरह और इससे अलग हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके साथ लड़ जरूर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी बुराइयां हैं इन पॉलिटिक्स, बट वी हैव टू स्टे विथ पॉलिटिक्स एंड वी हैव टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो बच्चों, अब हम लोग ये जानें कि कैसे ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। No society can exist without some form of political organization and collective decision making। किसी भी सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर बने, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में जब कलेक्टिव डिसीजंस लेने की बात होती है तो ये डिसीजंस कोई ऑर्गेनाइजेशन ही ले सकता है, क्योंकि लोग अगर लेने लगे तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ये हम लोग जानते हैं कि इसीलिए गवर्नमेंट को फॉर्म करने का विचार आया। तो ए सोसाइटी हैव मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। जो सोसाइटी होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके मल्टीपल नीड्स होते हैं और मल्टीपल इंटरेस्ट उनके होते हैं। इनको फुलफिल करने के लिए दे हैव टू मेक मैनी इंस्टीट्यूशंस। उनको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने पड़ते हैं और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ सच इंस्टीट्यूशन दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट जो है ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसको फॉर्म किया जाता है और ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर द सोसाइटी। तो आइए देखते हैं कि क्या वो रोल्स हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट डिटरमाइंड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी एंड एजुकेशन पॉलिसी। हमारी इकोनॉमिक हो, एजुकेशनल पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट करती हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति या सोसाइटी में रहने वाले लोग इसको नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया जिसको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। वो सबके बिहाफ पे डिसीजन लेती है, वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, वो एजुकेशनल डिसीजंस लेती है, वो फॉरेन पॉलिसीज़ तय करती हैं कि अन्य देशों के साथ क्या रिलेशन होगा, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इन अदर हैंड द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसी टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने ये भी देखा है कि लिटरेसी को और अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उसमें पहल करे। तो चाहे लिटरेसी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे पॉलिसीज़ बनाने की बात हो, ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हम लोग देखते हैं कि हो पाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है सोसाइटी का गवर्नमेंट। एक्शन ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टर्स वी टेक इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू। अब जो एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है वो हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसीजंस ले रही है, वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले रही है, वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस ले रही है, वो हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैटर्स को देख रही है। तो तमाम चीज़ों को जब गवर्नमेंट देख रही है तो हम लोगों को जरूर गवर्नमेंट पे नज़र रखने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल्स ही एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं बाय फ्रेंचाइजिंग वोट्स। तो वो सोसाइटी पूरे एक साथ कलेक्टिव डिसीजंस नहीं ले सकती है, इसीलिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो पब्लिक के बिहाफ पे डिसीजंस ले, और चूंकि वो डिसीजंस ले रही है तो हमारा ये
ज़रूरत है, हमको ये ज़रूरत है कि हम उसको देखते रहें क्लोजली, उसको वॉच करें गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्या डिसीजंस हम लोगों के लिए ले रही है। तो एक्शन ऑफ गवर्नमेंट इफेक्ट अस, जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इफेक्ट करता है, और वी टेक इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं, क्या वो हम लोगों के लिए डेवलपमेंट का प्लान उनके पास है। ये सारी चीज़ों पे एक बारीक नज़र हमारी होती है सिटीजन्स की। व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, हो सकता है कि सारे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट फेवरेबल ना बना पाए, या सोसाइटी के एक तबके के लिए वो फेवरेबल हो तो दूसरा तबका उससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा हो, तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में सिटीजन्स के पास भी पावर्स हैं। व्हेन वी डिसएग्रीड विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन, हम लोग सड़कों पर उतरते हैं और हम लोग मूवमेंट्स और स्ट्रगल के जरिए हम लोगों ने कई बार गवर्नमेंट के डिसीजंस को चेंज भी किया है। तो सिटीज़न का ये काम है कि वो बारीक से उन डेवलपमेंट्स पे, उन पॉलिसीज़ पे निगाह बना कर रखें। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या कंक्लूजन के रूप में हम लोग पाते हैं। पॉलिटिक्स राइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी के लोगों के नज़रिए पे डिपेंड करती है। वो उनके नज़र में न्याय क्या है, उनकी नज़र में क्या उनकी इच्छाएं हैं, ये अलग अलग हैं। हर वर्ग एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, तो उसकी सोच भी निश्चित रूप से डिफरेंट होगी, और यहीं से पॉलिटिक्स निकल करके सामने आती है। तो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल निगोशिएशंस, इसमें बहुत सारी बातचीत का दौर चलता रहता है और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे इट इन्वॉल्व्स दैट व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, कि गवर्नमेंट किस तरह से इन चीज़ों को लेती है कि लोगों के निगाह में न्याय क्या है या उनकी इच्छाएं क्या हैं। सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, सबकी नज़र में न्यायोचित चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस जो पैदा होती हैं, इसको लेके गवर्नमेंट क्या करती है, हाउ दो दे रिलेट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और कैसे वो लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करती है, क्योंकि बहुत सारी आशाएं आकांक्षाएं हैं लोगों की और सबकी अलग अलग है। तो सबको एक साथ खुश कर पाना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, और यहीं से पॉलिटिक्स पैदा होती है। इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। अब जब गवर्नमेंट किसी डिसीजन पहुंचती है, कोई लॉज बनाती है या किसी के लिए बेनिफिट के स्कीम्स लेकर आती है, तो हो सकता है कि कोई तबका उससे खुश हो, कोई तबका उससे नाराज़ हो। तो किस तरह से वो रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं इन पॉलिटिक्स। पीपल में बी सेड टू इंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी वेन एवर दे निगोशिएट विथ ईच अदर एंड टेक पार्ट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज़। जब भी लोग इंगेज होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, जब भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, वो निगोशिएट करते हैं ईच अदर टू टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। तो उनके बीच में चर्चाएं होती रहती हैं हमेशा कि क्या गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेगी या गवर्नमेंट वैसा डिसीजन लेगी। ये चर्चाएं उनके बीच में चलती रहती हैं, और उसी चर्चाओं में से ये बातें निकल के आती हैं कि कलेक्टिव डिसीजंस लोगों का क्या है, जिस पर गवर्नमेंट कोई भी स्टेप उठाने वाली है उस पर क्या लोगों का रिएक्शन है, ये गवर्नमेंट को पता चलता है इन निगोशिएशन से, जो पीपल्स आपस में निगोशिएट करते हैं। विच आर डिज़ाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट को मदद करती हैं टू रिजॉल्व एंड डिज़ाइन द डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में हैं उनको, उनके लिए लॉज बनाने के लिए या उन पे रिएक्ट करने का क्या उस पर कदम उठाया जाए। ये चीज़ें गवर्नमेंट तब डिसाइड करती है जब वो निगोशिएशंस के जरिए गवर्नमेंट के पास आती हैं कि लोगों के एस्पिरेशंस मालूम होने चाहिए गवर्नमेंट को। कभी भी गवर्नमेंट अगर किसी लॉज को बना रही है या कोई पॉलिटिकल स्टेप्स उठा रही है फॉर बेनिफिट ऑफ द
सोसाइटी, तो उसको लोगों के एस्पिरेशंस मालूम होने चाहिए। तो ये निगोशिएशंस जो चलते हैं सोसाइटी में, उनसे गवर्नमेंट इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और लोगों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाती है, उनके प्रॉब्लम्स को हल करती है, और सारी डिज़ाइन जो उनके पॉलिटिक्स की होती है वो इसी के इर्द गिर्द चलती है। तो हम लोग अंत में ये चीज़ें पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, और हम लोगों को हमेशा गवर्नमेंट पे नज़र बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि वही गवर्नमेंट ही है जो हमारे लिए पॉलिसीज़ तय कर रही हैं। और जो गवर्नमेंट अच्छे से वर्क न करे उसको वोट न देना, या जो अच्छा है उसको वोट देना, ये सारी चीज़ें पीपल्स पे डिपेंड करती हैं। इसलिए पॉलिटिक्स पीपल को समझना होगा, और इससे दूर बैठ के नहीं रहा जा सकता है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is political theory and introduction, and this is the third part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, और उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग पढ़ते क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वाई वी आर स्टडिंग दिस बुक विच इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। तो आखिर पॉलिटिकल थ्योरी में वो क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आर मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंजेस। हम लोग समाज में जब एक विस्तृत रूप में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी मूवमेंट से, डेवलपमेंट से और चेंजेस से रिलेट करती है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये कहीं ना कहीं विस्तृत रूप में इन चीज़ों में झलकती है। तो आखिर ये मूवमेंट्स हैं, डेवलपमेंट है या चेंजेस हैं जिनको हम एक विस्तार में देख रहे हैं, वो क्यों हो रही हैं। अगर मूवमेंट्स हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो उसके पीछे के कारण क्या हैं, या चेंजेस जो आ रही हैं सोसाइटी में उनके पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो जब हम लोग रीज़न को ढूंढने लगते हैं तो हम लोग पाते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ के रूप में हैं। दे हैव सर्टेन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। हम लोग देखते हैं कि आइडियाज़ हैं और उसमें प्रिंसिपल्स हैं, और ये आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स किसी वैल्यू को अपने अंदर ली हुई हैं, जैसे इक्वालिटी है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो वैल्यूज़ के रूप में इन चीज़ों के पीछे हैं। अगर मूवमेंट्स हो रही हैं तो हो सकता है कि वो इक्वालिटी को लेकर हो रही हो सकता है कि वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हो रही हो। तो बहुत सारे कारण इन चीज़ों के पीछे होते हैं और उनमें कुछ वैल्यूज़ छिपी होती हैं, और वो वैल्यूज़ हो सकती हैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इस तरह की बहुत सारी जो है आइडियाज़, प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, और इनके पीछे कुछ वैल्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ उसमें रहते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज़ बाय enshrining them in their constitution, as is the case with American and Indian constitution. और इन वैल्यूज़ को बड़े बड़े कंट्री लाइक अमेरिका, इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज हैड adopted these values in their constitution. इन वैल्यूज़ को उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उतारने की कोशिश की है, और ये वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना कोई सोसाइटी आगे डेवलप नहीं कर सकती है। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि इन वैल्यूज़ के सहारे हम लोगों को डेवलप करना है इन आवर सोसाइटी। तो इनका अध्ययन जब हम करते हैं, इन वैल्यूज़ का अध्ययन जब करते हैं, तो वो अध्ययन ही हमारा पॉलिटिकल थ्योरी कहलाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि फ्रॉम वेयर दिस आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स कम फ्रॉम, ये आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स जो हैं ये आखिर आई कहाँ से हैं। इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, ये तो समझ में आ गया। ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट भी हैं, ये प्रिंसिपल्स, ये आइडियाज़ के रूप में
जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, बट ये आती कहाँ से हैं, ये आई कहाँ से हैं, और डिड दे इमर्ज ओवरनाइट, क्या ये रातों रात आ गई हैं? ऐसा तो चमत्कार हो नहीं सकता है। इनके पीछे कुछ तो इनका इतिहास होगा, कुछ तो इनके पीछे कहानियाँ होंगी। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ें, ये आइडियाज़ और ये प्रिंसिपल्स एक दिन में इन्वॉल्व हो गई हों या रातों रात इन्वॉल्व हो गई हों। इनको बहुत समय लगा है और काफ़ी इतिहास इनका पुराना रहा है। तो आइए देखते हैं कि हाउ डिड दिस आइडियाज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये आइडियाज़ किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई। द इमर्जेंस ड्यू टू डिबेट्स, आइडियाज़ एंड डिस्कशन ऑफ वेरियस थिंकर लाइक कौटिल्य, एरिस्टोटल, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। ये कुछ थिंकर्स के नाम यहाँ दिए गए हैं। ये इन लोगों ने इन आइडियाज़ को बहुत समय तक डिबेट किया, डिस्कशंस किया, और तब ये निचोड़ के रूप में हमारे सामने आज दिखाई दे रहा है। तो इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है। इन 5th century BC, प्लूटो एंड एरिस्टोटल डिस्कस विद देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वॉज बेटर। एरिस्टोटल और प्लूटो ने अपने स्टूडेंट से 5th century में ये बातें डिस्कस की कि मोनार्की बेटर और डेमोक्रेसी इज़ बेटर, यानी इन दोनों में कौन सा बेटर है, इसके बारे में डिस्कशंस हम देख रहे हैं कि 5th century BC से शुरू हो चुका था। तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और ये बहुत पुराने थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक डिस्कस किया इन चीज़ों को, और तब ये चीज़ें धीरे धीरे इन्वॉल्व हुई। रूसोज फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर द फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट। रूसोज ने ये आर्ग्यू किया कि फ्रीडम को फंडामेंटल राइट में शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि अगर मनुष्य के पास फ्रीडम नहीं होगा तो उसकी अपनी आइडेंटिटी खो जाती है। ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि फ्रीडम के साथ साथ इक्वालिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उसको भी स्थान मिलना चाहिए इन फंडामेंटल राइट्स। और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती रही। अपने देश में हम लोग देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री के बुक में भी पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी 1909 में, जो था हिंद स्वराज, और उसमें उन्होंने बताया था कि वो क्या चीज़ें हैं जो इंडियंस को स्वराज दिला सकती हैं। तो ये प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने इस बुक में दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर वर्गुलसली आर्ग्यूड दैट द शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसीडर्ड एज माइनॉरिटी। और डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया अपने लाइफ में, और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश उनकी सदैव रही। और इस प्रयास में उन्होंने इस बात को चर्चा में लाया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। तो ये प्रिंसिपल्स कोई एक दिन में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, इनको एक लंबा समय, इनका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, और जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपनी सोच को उसमें इन्वॉल्व किया है, और उन पे काफ़ी डिबेट और डिस्कशंस के बाद ये चीज़ें अपनाई जा रही हैं। आज अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, नेशनलिज्म है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक काफ़ी डिस्कशन, ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, और जिसको हर देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना रहा है। तो अब तो ये बात समझ में आ गई हम लोगों को कि ये प्रिंसिपल्स, ये आइडियाज़ जो बेसिक चीज़ है पॉलिटिकल थ्योरी के, इसी पर पॉलिटिकल थ्योरी बेस्ड है। यही पॉलिटिकल थ्योरी का मेन थीम है कि इन आइडियाज़ को हम लोगों को पढ़ना है। तो बात फिर भी ये हम लोगों ने जान लिया कि ये आइडियाज़ एक दिन में नहीं आए, लेकिन फिर भी अभी सवाल वही बना हुआ है कि वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से आज हम लोगों को क्या फ़ायदे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के आज फ़ायदे क्या हैं हम लोगों को। ये उस समय इतनी पुरानी चीज़ जो 5th century में ली गई, वो क्या आज भी उतना ही रेलिवेंट है कि नहीं है, हम लोग क्यों उन चीज़ों को आज पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ें। ये सारी चर्चाएं हम लोग आइए आगे देखते हैं।
बच्चों अब हम लोगों को ये आंसर मिलने वाला है कि व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डील करती है विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, इन ऐसे आइडियाज और प्रिंसिपल्स को लेकर के वो डील करती है टू शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। यानी कि जो आइडियाज और प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि जस्टिस क्या है, फ्रीडम क्या है, ये सब चीज़ें, इक्वालिटी क्या है, ये सब जो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स जो है वो डील करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नमेंट से और सोशल लाइफ से। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें हैं जिससे गवर्नमेंट भी प्रभावित होती है और हमारा सोशल लाइफ भी प्रभावित होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ही गवर्न हो रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस इन सारी चीज़ों पे पॉलिटिकल थ्योरी का होता है। इट क्लैरिफाइज द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे चीज़ों को व्यक्त करती है, बताती है, क्लैरिफाई करती है उनके मीनिंग को और उसके कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और बहुत सारे अन्य चीज़ें हैं जिनको हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। पढ़ने का कारण क्या है कि इनसे ही वो प्रिंसिपल्स, यही वो प्रिंसिपल्स हैं, यही वो आइडियाज़ हैं जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट चल रही है और हमारा सोशल लाइफ कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस है। इट प्रोब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यूज एटसेट्रा। ये लॉज जब बनाए जाते हैं तो इनके पीछे कुछ इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ एवी डेक्सी ने बनाया, सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने दिया, जुडिशियल रिव्यू जॉन मार्शल ने दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग रूल्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। अब ये प्रिंसिपल्स उन्होंने तो दे दिए, अब ये कितने रेलिवेंट है। जैसे कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो भी व्यक्ति किसी एक पोजीशन को होल्ड करेगा, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा, वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। यानी कि लॉ में सारी चीज़ें डिफाइंड हैं और उसके लिमिटेशंस दे दी गए हैं कि उस लिमिटेशन के बाहर जाके वो कोई काम नहीं कर सकता। तो सबके लिए रूल ऑफ लॉज काम करते हैं। उसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर, कि सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में होगा, पावर का डिवीज़न हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी थिंकर ने दी, उन्होंने ये इन प्रिंसिपल्स को वैल्यूज़ के रूप में हम लोगों को दिया। लेकिन ये चीज़ें कैसे सही हैं या गलत हैं, ये कैसे इसका निर्णय हो, देने वाले जो थिंकर हैं उन्होंने इन रूल्स को दिया, इन प्रिंसिपल्स को दिया, लेकिन ये सही हैं या गलत हैं या इनमें कुछ और कमी है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्गूमेंट एडवांस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स जो दिए गए हैं इन थिंकर्स के जरिए, जो कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं उन पर डिस्कशंस होते हैं और डिबेट्स होते हैं और उनके डिफेंस में आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं अदर थिंकर्स के जरिए, और वो उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये रूल ऑफ लॉ जो है वो सही है और इसके पक्ष में मैं ये इन बातों को देखता हूँ। तो इस तरह से चीज़ें इवॉल्व होती हैं धीरे धीरे, और लोग उसको, अदर थिंकर्स जो हैं उस लॉ को, उस रूल को, उस प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं अपना। जब वो देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द थिंकर्स आर इन फेवर ऑफ दिस लॉ और प्रिंसिपल, तब उसको फिर एडॉप्ट किया जाता है इन आवर सोशल लाइफ। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में उसको यूज़ किया जा सकता है, या हमारे सोशल लाइफ में उस चीज़ों को देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों को शामिल करने से पहले उस पर बहुत सारे डिबेट और डिस्कशंस होते हैं, और अदर थिंकर्स जो होते हैं, जो थिंकर्स ने लॉ दिया है, उन लॉज पे चर्चाएं होती है, डिबेट्स होते हैं, और फिर उनके फेवर में लोग अपने मत व्यक्त करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर जाके उस कॉन्सेप्ट को मंजूरी मिल जाती है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये सही है और इसको अब जो है
वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जा सकता है, या गवर्नमेंट इसको अपना सकती है, या सोशल लाइफ में इसको डाल करके देखा जा सकता है कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिकल थ्योरीज ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस एंड पॉइंट आउट ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। इन जो पॉलिटिकल थ्योरीज जो दिए जाते हैं, वो थ्योरिस्ट जो होते हैं वो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए ये बता देते हैं कि फ्यूचर में ये कारगर है या नहीं, या फ्यूचर में इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये भी पॉलिटिकल थिंकर्स बता देते हैं। तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, और वो जब किसी प्रिंसिपल को ले करके आते हैं तो उस पर उनका काफ़ी रिसर्च होता है, और उस पर काफ़ी थिंक करते हैं वो, उस पर काफ़ी डिबेट और डिस्कशंस उनका हुआ रहता है पहले से, और वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे रहते हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये इफ़ेक्ट्स फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशंस इन्वॉल्व होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरीज। तो वी स्टडी आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल इन पॉलिटिकल थ्योरीज। जो पॉलिटिकल थ्योरीज में हम लोग पढ़ते हैं वो आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हैं, और ये आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स जो है वो फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म की तरह बहुत सारे आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हैं, और इनका सिग्निफिकेंस जो है वो रूल की तरह सामने आता है, प्रिंसिपल्स की तरह सामने आता है। और इन प्रिंसिपल्स पे जो थ्योरी देते हैं वो तो थ्योरी दे देते हैं, बट उस पर चर्चाएँ होती हैं, और उसके फेवर में बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं, तब उसको एक हरी झंडी मिलती है कि ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये अपनाने योग्य है, और इसको फ्यूचर में भी इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, आज़ादी मिले इतने साल भी हो चुके हैं, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिए हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने अपना भी लिया है, इन थ्योरीज़ को। अब इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्या ये भविष्य में भी रेलिवेंट हैं या नहीं? तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखते हैं कि आज के दौर में भी ये पॉलिटिकल थ्योरीज क्यों इतनी रेलिवेंट हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इंडिया इज़ अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, बट क्वेश्चन लाइक फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट क्रीज टू क्रॉप अप। इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए, लेकिन फिर भी आज भी ये जो फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल्स हैं ये आज भी रेलिवेंट बने हुए हैं, आज भी उतने ही तरोताज़ा हैं जितने जब ये आए थे, जब इन प्रिंसिपल्स को लाया गया था उस समय ये जितने रेलिवेंट थे उतने ही रेलिवेंट आज भी ये इंडिया के संदर्भ में है। ऐसा क्यों है इसको हम लोग समझें कि स्टिल दिस इशू कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी अराइज इन मेनी एरियाज ऑफ सोशल लाइफ। ये हमारे सोशल लाइफ में देखने को मिलती हैं कि जो फ्रीडम और इक्वालिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इनका एब्सेंस दिखाई देता है इन आवर सोशल लाइफ, एंड दे आर बीन इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। और इनको जगह जगह अलग अलग ढंग से इसको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे फ्रीडम हो, या डेमोक्रेसी को इंटरप्रेट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि आज भी ये चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाई हुई हैं। इसको हम लोग इन 3 पॉइंट्स से समझने की कोशिश करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल शेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स। ये इक्वालिटी जो है ये राइट्स के रूप में पॉलिटिकली ये इक्वल राइट्स हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। आर्टिकल 14 हमारा यही कहता है कि सभी लोग इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ, तो सब लोग समान हैं, इस बात का आश्वासन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और हम लोग पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इस बात को ऑब्जर्व भी करते हैं कि हम लोग सभी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो जो 21 ईयर्स से ऊपर है, दे कैन वोट। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकली उनको कुछ राइट्स मिले हुए हैं जो उनको इक्वल बनाते हैं। इट में नॉट एग्जिस्ट द सेम एक्सटेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर में हम लोग देखते हैं कि ये बातें लागू नहीं होती हैं। बहुत हद तक इन बातों में पार्शियलिटी देखने को मिलती है कि पुरुष कहीं महिलाओं से आगे निकल जाते हैं
और महिलाएं पीछे छूट जाती हैं इन सारी चीज़ों में। जैसे वर्क का मामला हो, जॉब्स का मामला हो, तो जॉब्स में प्रायोरिटी मेल्स को ज़्यादा होती है वीमेंस की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि मेल्स जो हैं वो डोमिनेशन में रहते हैं और इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। इकोनॉमिकली भी हम लोग देखते हैं कि बैलेंस नहीं है इकोनॉमिकली। हमारा जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। रिच जो है बहुत रिच है और पुअर जो है वो बहुत पुअर है। इनके बीच का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इनमें इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। तो हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। पॉलिटिकली कुछ हद तक इक्वालिटी हम लोगों को मिली हुई है, बट सोशल और इकोनॉमिक स्तर पर अगर हम लोग देखें तो वी आर नॉट इक्वल। उसी तरह फ्रीडम इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे इक्वालिटी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम को भी दिया गया है। वी इनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम, लेकिन फिर भी इसको हमेशा नए ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है इन फ्रीडम्स को। जो हमारे फ्रीडम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट के रूप में, उसमें भी हम लोगों को बदलाव देखने को मिलता रहता है। फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली बी रीइंटरप्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। और हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। अब राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जीने का अधिकार सबको है, लेकिन केवल ये अधिकार मिल जाने से कि जीने का अधिकार सबको है, सब लोग आसानी से नहीं जी पाते हैं। बहुत लोग इतने इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं क्योंकि वहाँ इक्वालिटी नहीं है। और जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग देखेंगे कि इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर केवल इक्वालिटी दे दी जाए, फ्रीडम नहीं दी जाए, या फ्रीडम दे दी जाए, इक्वालिटी नहीं दे दी जाए, तो काम नहीं चलेगा। दोनों को समान रूप से, ये दो आँखें हैं जिनके जरिए एक समान रूप से चीज़ों को देखा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि राइट टू लाइफ तो दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको जीने का अधिकार है, लेकिन वो व्यक्ति कैसे जी सकता है जो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, जिसको खाने तक के पैसे नहीं हैं, जिसके पास, वो कैसे अपना गुजारा कर सकता है। तब इस चीज़ को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को सुधारा गया और कहा गया कि राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, यानी कि उसको आसानी से जीना मुहैया करवाना होगा गवर्नमेंट को। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सच थिंग्स जिससे उसका लाइफ जो है ईजी हो सके। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लेकर के आए, जैसे मनरेगा है या राशनिंग जो की जाती है ना, गरीबों को राशन बांटे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत कम दामों पे वो राशन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के जरिए लाई गई। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे बहुत सारी चीज़ें अमेंड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम में। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट स्टैटिक्स, वो फिक्स नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया, जुडिशियरी ने इस बात को माना कि जुडिशियरी को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार जुडिशियरी के पास है। और जुडिशियरी ने यह कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट स्टैटिक, ये स्थिर नहीं रह सकते हैं, इनमें भी बदलाव किए जा सकते हैं, इनमें भी अमेंडमेंट संभव है। और द जुडिशियरी इंटरप्रेटेड राइट टू प्रॉपर्टी, और 44th अमेंडमेंट से हम लोगों ने देखा है कि 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर दिया गया और उसको एबॉलिश कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में से, फंडामेंटल राइट में से, और उसको एक सिंपल लीगल राइट का दर्जा मिल गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें भी अमेंडमेंट्स संभव हैं और वो स्टैटिक नहीं है। और जैसे कि राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड कर दिया गया फंडामेंटल राइट में कि 14 साल के बच्चों तक को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल राइट्स इनको इवॉल्व कर लिया गया, उसमें ऐड कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बाद में परिवर्तन में आई आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उनमें सारे चीज़ों को ले लिया गया था। इक्वालिटी ले ली गई थी,
फ्रीडम ले लिया गया था और हर चीज़ को हमारे फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जैसे जैसे चीज़ों में सिचुएशंस में परिवर्तन आता गया, वैसे वैसे जैसे जैसे हालात बदलते गए, जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन बदला कॉन्स्टिट्यूशन में, इन चीज़ों को अमेंड किया गया और उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड किया गया ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अब हम लोग देखते हैं कि एज आवर वर्ल्ड चेंज वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू द फ्रीडम। अब जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। जैसे इंटरनेट आ गया, एक नई चीज़ है आज के दुनिया में, उस समय नहीं था जब ये थ्योरी देने वाले लोग थे, थ्योरिस्ट थे, उस समय ये चीज़ें नहीं थी जो आज हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं। इंटरनेट जैसी नई नई चीज़ें आ गई और इसने फ्रीडम के मायने को बदला है। इसने जो फ्रीडम का मायने था, मीनिंग थी फ्रीडम की, उसको कहीं ना कहीं चेंज किया है इन चीज़ों ने। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क बाय एक्टिविस्ट्स। कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल से संबंधित एक्टिविस्ट होते हैं, वो इन्वायरमेंट से संबंधित काम करते हैं। जैसे उड़ीसा में अगर कोई साइक्लोन आने वाला है तो वो वहाँ पर काम करने लगते हैं, तो नेट का वो लोग उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं और एकदम गांव-गांव तक वो लोग नेट के जरिए पहुंच जाते हैं बहुत इजीली और बहुत कम समय में, और लोग को अवेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्टिविस्ट्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो नेट के जरिए बहुत कम समय में पहुंच जा रहे हैं लोगों तक। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा पक्ष भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि नेट जो है वो उसका यूज़ जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी हो रही है और क्रिमिनल्स भी उसका उपयोग कर रहे हैं बहुत धड़ल्ले के साथ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत होती है कि ऐसा ना हो कि उन नेट पे जो चीज़ें चल रही हैं उन पे नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उन चीज़ों को देखना चाहती है कि कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं प्रोसेस में है। तो गवर्नमेंट की जब नज़र जाती है इन सब चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं लोगों की इंडिविजुअल प्राइवेसी भंग होती है। यानी जब गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी इन खुली चीज़ों में, इंटरनेट जैसी चीज़ों पे जब गवर्नमेंट एसएमएस चेक करेगी या मेल्स चेक करेगी या फिर नेट के जरिए क्या बातें हो रही हैं वो सुनने की कोशिश करेगी, तो ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोगों की इंडिविजुअल प्राइवेसी भंग होती है। तो उसको फिर उस ढंग से उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रीडम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार चेंज होते रहती हैं। तो ये थ्योरी जो दे दी गई, इसमें लगातार उसमें परिवर्तन करते रहना ये ज़रूरत है, ये मांग होती है समय की। और हर कंट्री ऐसा करती है कि वो समय के अनुसार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने रूल्स में, अपने प्रिंसिपल्स में चेंजिंग लाती है, थ्योरीज बदलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें आज भी रेलिवेंट है, ये पॉलिटिकल थ्योरीज, फ्रीडम आज भी रेलिवेंट है और उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, नई नई चीज़ें इवॉल्व होती जा रही हैं। इसलिए ये आज के दौर में भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी पहले थी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा कि वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक जीने का तरीका है और इसी से हमारा पूरा सोशल इकोनॉमिक लाइफ कहीं ना कहीं टच में रहता है और ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह, वेलकम इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 1 विच इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज़ द 4th पार्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, कि किस तरह से इन पॉलिटिकल थ्योरीज को हम लोग प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव टू स्टडी वन aspect of political theory which deals with the origin, meaning and significance of political ideas. As we know कि political theory deals with political ideas and principles. जो principles और ideas होते हैं उनके साथ political theory deal करती है। वो political ideas और principles क्या हैं? तो these ideas are freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism and so on. ये बहुत सारे हैं जिनको हम लोग
पढ़ेंगे इन पॉलिटिकल थ्योरी, दीज आइडियाज कैन नॉट बी डिफाइंड इन स्टैटिक वे। ये जो आइडियाज़ होते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर नॉट स्टैटिक। इसका क्या मतलब है कि स्टैटिक नहीं है? स्टैटिक से क्या मतलब है? यानी कि ये बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते हैं, एकदम स्ट्रेट खड़े हैं एक जगह पर। इसको कहने का तात्पर्य है कि इसको अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स की चीज़ें होती हैं, उसमें अगर एक ट्रायंगल को डिफाइन करना है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज अ शेप विच हैज़ 3 साइड्स। तो लेकिन ये इसका मान लीजिए कि डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसका कोई एक निश्चित डेफिनेशन नहीं हो सकता है, ये स्टैटिक नहीं है। अब ऐसा क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग जिस ढंग से उसको देखते हैं, इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं, समझते हैं, वो उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। मतलब जिसने जैसा समझा वैसा इंटरप्रेट किया। एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूँगा कि 7 ब्लाइंड पीपल थे और उनसे कहा गया कि आपको बताना है कि हाथी, एलिफेंट कैसा होता है। तो उनको छूने के लिए दिया गया। एक व्यक्ति ने एलिफेंट के पैर पकड़े, तो उसने कहा कि एलिफेंट जो है वो पिलर की तरह होता है। एक ने उसके पेट को छुआ, तो उसने कहा कि ये वॉल की तरह होता है। किसी ने उसके टेल को छुआ, तो वो उसने कहा कि ये रोप की तरह होता है। तो 7 पीपल्स ने 7 तरह से उसको डिफाइन किया। इसमें से कोई भी पूर्णतः सही नहीं था, फुल्ली कोई भी सही नहीं था, और कोई भी गलत भी नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने जिस दृष्टि से, जिस व्यू से उसको देखा, उसने वैसा इंटरप्रेट किया। तो ठीक वही चीज़ पॉलिटिकल थ्योरी में होती है। इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, इस पर अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है इसको। तो इसलिए कोई एक स्टैटिक डेफिनेशन इसका नहीं हो सकता है। इसको हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी कॉन्सर्न आवर रिलेशनशिप विथ अदर ह्यूमन बींग्स, यानी कि रिलेशनशिप को बताता है। इक्वालिटी जो है वो रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये एक रिलेशनशिप को बता रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि अदर ह्यूमन बींग्स के रिलेशन को ये बताता है कि इक्वालिटी क्या है। रादर देन थिंग्स, ये कोई वस्तु नहीं है, यानी कि ये फिजिकल चीज़ें नहीं हैं जिसको एक एग्जैक्ट उसको बता दिया जाए कि स्टैटिक डेफिनेशन हो उसका। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये ह्यूमन बींग्स के रिलेशंस पे आधारित होता है। तो रिलेशन जिसका जैसा होगा उसके साथ, जिसने जैसे उस रिलेशन को देखा वो वैसे उसको इंटरप्रेट करेगा, वैसे उसको डिफाइन करेगा। यानी कि ये कोई थिंग नहीं है, ये कोई एक वस्तु नहीं है जिसको डिफाइन करना है, ये एक रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप आपको दिखाई नहीं देता है, रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत होती है, और जिसने जैसा समझा वह उसने वैसा उसको डिफाइन किया। तो ह्यूमन बींग्स हैव ओपिनियंस ऑन द इश्यूज, अलग अलग ओपिनियंस ह्यूमन बींग्स को लेके हैं लोगों के। कोई किसी नज़रिए से देखता है किसी चीज़ को, कोई किसी और नज़रिए से देखता है किसी चीज़ को। तो उसके ओपिनियन हर इश्यूज़ पे अलग अलग हो सकते हैं। लाइक इक्वालिटी एंड नीडेड टू बी अंडरस्टूड, जैसे कि हम लोगों ने इक्वालिटी को समझा अभी कि इक्वालिटी जो है वो रिलेशनशिप पे आधारित है, वो कोई एक वस्तु नहीं है, वो कोई एक थिंग नहीं है जिसको डिफाइन किया जाएगा, वो एक रिलेशनशिप है जिसको डिफाइन करना है, और जिसका जैसा रिलेशनशिप उसने समझा वो वैसा डिफाइन करेगा उसको। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है इसको कि ह्यूमन बीइंग हैव ओपिनियंस ऑन इश्यूज, सब के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, हर इश्यूज़ पे अपने ओपिनियन के साथ वो खड़ा दिखेगा आपको। लाइक इक्वालिटी, जैसे कि हम लोगों ने इक्वालिटी को अभी समझा, एंड नीडेड टू बी अंडरस्टूड एंड हार्मोनाइज्ड, और इसको समझने की ज़रूरत है और इसमें एक सौहार्द रखने की ज़रूरत है, एक पोलाइटनेस आदमी के अंदर होना चाहिए इन सारे रिलेशंस के बीच में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वो रिलेशंस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो
इन इन चीज़ों में भी एक सेंसिटिवनेस आपको दिखाई देगा। इन चीज़ों में भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो आपको टच कर रहा है। ये आपसे रिलेटेड चीज़ है, ना कि किसी वस्तु से रिलेटेड चीज़ है। ये आपके फीलिंग्स पे आधारित है। जिसने जैसा फील किया उसने वैसा बताया, उसको वैसे वैसे उसको इंटरप्रेट किया। आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। तब हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि ये स्टैटिक नहीं है। ये आइडियाज और प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है और कोई एक डिफिनिट डेफिनेशन इनका नहीं हो सकता है। जो जैसे इस रिलेशन को देखेगा वो वैसा इंटरप्रेट करता है। तो इसके आयाम बदलते हैं, तो ये इसमें चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को भी हम लोग अडॉप्ट करते चलते हैं, उन चेंजेस को भी हम लोग लेते चलते हैं। जैसे जनरल रिलेशंस में होता है कि हम लोग देखते हैं कि कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी झगड़े होते हैं, कभी बहुत प्यार होता है। तो जिस तरह से रिलेशन डेवलप होता है उसी तरह से ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप होते हैं और उनमें कभी खटास भी आती है और कभी मिठास भी आती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि इक्वालिटी को हम लोग ढूंढ रहे हैं और आप किसी एक राशन की कतार में खड़े हैं या किसी शॉप पे खड़े हैं आप, जो एक लंबी कतार लगी हुई है, क्यू लगा हुआ है और आप काफ़ी पीछे हैं। तभी एक थोड़ा हिस्ट पुस्ट आदमी जो है वो आगे जाके सबको हटा के अपने लेने लगता है। तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि उस आदमी ने आपको चीट किया है कहीं ना कहीं। उसने सबको अपॉर्चुनिटी थी कि सब लोग जाके समय से लें अपने, जिनका टर्म आएगा वो जाके शॉप से सामान लेगा, लेकिन वो उस आदमी ने उस नियम को तोड़ा और वो उसने जो एक इक्वालिटी वहाँ मेंटेन की गई थी उस इक्वालिटी को ख़त्म कर दिया। तो उसके प्रति हम लोगों को ये होगा कि वो एक चीट करने का काम उसने किया है। लेकिन वहीं अगर इसको दूसरे ढंग से देखा जाए कि एक डिसेबल व्यक्ति जिसके पैर ठीक नहीं है वो व्हील चेयर पर आता है और आगे जा कर के सामान शॉप से ले लेता है, तो उसको हम लोग नहीं खराब मानते हैं। कहते हैं कि वो व्यक्ति उतने देर कैसे खड़ा रह सकता है या वेट कर सकता है, उसको ले लेना चाहिए। तो यहाँ हम लोग इक्वलिटी नहीं देखते हैं। या रेस हो रहा है, आप कहें कि एक व्यक्ति जिसका पैर खराब है इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो भी आपके साथ रेस में दौड़े, तो वहाँ इक्वालिटी कहाँ है? वो डिसेबल है, वो तो दौड़ ही नहीं सकता है और आप जो है आप कह रहे हैं कि इक्वालिटी मेरे साथ उसको इक्वल कीजिए, तो ये संभव नहीं होता है। इक्वल को इक्वल के साथ और अनइक्वल को अनइक्वल के साथ देखा जाएगा और इस चीज़ पे आधारित ये पूरा पॉलिटिकल थ्योरी है। आइए इसको और भी आगे विस्तार में समझते हैं। बच्चों, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, आप जब जाने इन आइडियाज़ के बारे में, जैसे इक्वालिटी के बारे में आप लोगों ने जाना थोड़ा सा, तो आपको ये लग रहा होगा कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये आइडियाज़ इनको समझना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत इजी और आपसे रिलेट करता हुआ चीज़ है। आप हर समय इसमें ये अनुभव करेंगे कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर रही हैं। जैसे व्हेन वी आर इन प्लेग्राउंड और क्यू वी वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब हम किसी प्लेग्राउंड में होते हैं या फिर किसी कतार में लगे होते हैं, तो वहाँ हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको मिले, कि हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो किसी लाइन में खड़े हो, तो वहाँ हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक समान इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ हम लोग को मिलनी चाहिए। लेकिन इफ़ वी सफ़र फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर हम लोग सफ़र करते हैं डिसेबिलिटी से, यानी आपके पाँव में चोट लग जाए, सपोज़ कीजिए कि आपके पाँव में चोट लग जाए, वी वांट स्पेशल प्रोविज़न मेड, तो वैसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स हमारे लिए हो जाती तो अच्छा रहता। जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में चोट है और आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और सीटें पूरी भरी हुई हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई आपको बैठने की जगह दे देता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि आपके पैर में चोट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इक्वालिटी चाहते हैं और कहीं कहीं हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट खोजने लगते हैं, कहीं कहीं हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट्स चाहते हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि इनको समझने की ज़रूरत है कि क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए या वो नीडेड है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है।
व्हेन वी कैनॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स, जब हम अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट इनफ। वैसी स्थिति में इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। एक बच्चा जिसके गार्जियंस नहीं है, वो कहीं भी कोई भी काम करके अपने अपने पेट को किसी तरह से पाल रहा है, किसी तरह से वो अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है, और आप कहें कि आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, आइए, उसके लिए वो क्या है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री में पढ़ सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसके लिए वो पढ़ाई क्या मायने रखती है, वो अपॉर्चुनिटी क्या मायने रखती है? वहाँ तो वो संघर्ष कर रहा है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए वो सर्वाइव कर रहा है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ी हुई है, वो किसी तरह 2 वक्त की रोटी ढूंढ रहा है, और वैसे में आप कहें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, आइए उसका लाभ उठाइए, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके किस काम की? तो जहाँ व्हेन वी कैनॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स, जब बेसिक नीड्स भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है कोई, तो वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? वहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, वो बेसलेस है। सम स्पेशल प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड, इसलिए ये जरूरी है कि सम स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। और ये स्पेशल प्रोविजंस कौन करता है? ये स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ओवरऑल गार्जियन जो है वो गवर्नमेंट ही है, सबको देखना उसकी जिम्मेवारी है कि कोई सर्वाइव ना करे किसी चीज़ के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि वैसे बच्चे जो भोजन के लिए उनको मुहाल हैं, उनको मिड डे मील जैसे कार्यक्रम के जरिए पढ़ाई के साथ साथ खाना भी गवर्नमेंट मुहैया करती है, और रिजर्वेशन जैसी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि वो पढ़े लिखे आगे बढ़ें और अपने लाइफ में स्टेबल हो सके। सो फॉर सच रीजंस वी हैव मैनी डेफिनेशंस। हम लोगों ने ये जाना कि ये डेफिनेशन इतने अलग अलग क्यों हैं और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसको हम लोगों ने समझने का प्रयत्न किया। इसके कारण जो है, बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इक्वालिटी कोई एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, वो जैसे कंडीशंस बदलती हैं ये इक्वालिटी के मीनिंग भी वहाँ पे बदल जाती है, उसके आयाम भी बदल जाते हैं, उसका स्वरूप भी बदल जाता है, उसको देखने का ढंग भी बदल जाता है। वी स्टार्ट विथ व्हाट इट मीन फॉर आवर सेल्फ। हम लोग पहले इसको स्टार्ट करते हैं अपने आप से कि हमारे लिए इक्वालिटी क्या है, उसको हम लोग पहले देखते हैं। देन प्रोसीड टू कंसिडर अदर्स, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरों के नज़रियों से उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे पुअर्स के लिए वो क्या हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप जो है उनके लिए इक्वालिटी क्या मायने रखती हैं, या सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके लिए इक्वालिटी के क्या मायने हैं, क्या वहाँ आयाम चेंज हो रहे हैं, क्या उसका स्वरूप चेंज हो रहा है वहाँ पर, क्यों उसकी मीनिंग चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में जानते हैं। वी डिस्कवर वन आइडिया विथ मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग। इन आइडियाज़ के मीनिंग के कई लेयर्स हैं, एक परत को अगर हटाया जाएगा तो दूसरी बात सामने आ जाती है, फिर उस लेयर को हटाया जाएगा तो तीसरी बात सामने आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके कई आयाम हैं, कई रूप हैं, और ये लेयर्स में छिपे हुए हैं, वे ऐसे दिखाई नहीं देंगे, बट जब उनके डेप्थ में हम लोग जाते हैं, उस बात की गहराई में जब हम लोग जाएंगे और विभिन्न नज़रियों से देखने की कोशिश करेंगे तो उसके मीनिंग अलग अलग चेंज हो जाते हैं। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्लैरिफाई द मीनिंग। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इन आइडियाज़ और प्रिंसिपल को हमारे सामने लाया है, हाउ दे अंडरस्टूड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, उन लोगों ने इन चीज़ों को किस तरह से समझा है, उसके पीछे, उनके समझ के पीछे क्या चीज़ें हैं, इसको उन लोगों ने बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोगों के सामने पुट किया है, उनको हमारे सामने रखा है। यू हैव टू पुट दिस आइडियाज एंड प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। और अब हम लोग इन आइडियाज़ को, इन प्रिंसिपल्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस हो रही हैं, ये हमारे डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में ये चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं और कहाँ कहाँ ये चीज़ें किस किस मीनिंग में हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो बच्चों, उम्मीद है
कि आपको पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, कि कैसे इनको प्रैक्टिस में लाएंगे हम लोग और कैसे प्रैक्टिकली हम लोग इनको समाज में देख पाएंगे, इन मीनिंग्स को, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो फ्रीडम हो, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, उनको हम लोग पूरे बुक में के दौरान बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is political theory and introduction, and this is the 5th part. इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि how we can put political theory in practice, और आज हम लोग देखने वाले हैं why should we study political theory, कि हम लोग political theory पढ़ते क्यों हैं। तो आइए समझते हैं कि political theory पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। We are not politician, bureaucrats, lawyer or judge, activist or journalist. Then what do we gain by knowing political theory? अब प्रश्न ये है कि ना तो हम लोग पॉलिटिशियन हैं, ना ही ब्यूरोक्रेट हैं, ना ही लॉयर हैं, और ना ही जज हैं, और ना ही एक्टिविस्ट या कोई जर्नलिस्ट हैं। तो फिर पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? हमसे मतलब यहाँ वी से मतलब आप सभी क्लास 11th के बच्चों से, जिनके लिए ये वीडियो खास करके है, उन बच्चों से संबंधित बात है कि आप क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों पढ़ा जाए इसको, जबकि इनमें से कोई भी आप लोग नहीं है। तो देखिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के दौरान हैं, पढ़ने के बाद ही किसी प्रोफेशन को चुनेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डायरेक्टली आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है और इनडायरेक्टली भी इसके एडवांटेजेस हैं। तो आइए दोनों समझते हैं हम लोग। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप। जितने भी ग्रुप्स बताए गए हैं इन सभी के लिए पॉलिटिकल थ्योरी रेलिवेंट है, और ये डायरेक्टली आपसे संबंधित इसलिए है क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हो सकता है कि आप लोग इनमें से किसी एक प्रोफेशन को चुनें। जब आप इनमें से किसी प्रोफेशन को चुनेंगे तो डायरेक्टली पॉलिटिकल थ्योरी का लाभ आपको होने वाला है, और इनडायरेक्टली भी लाभ होता है, वो भी देख लें हम लोग। यू मे चूज़ वन ऑफ द अबव प्रोफेशन इन द फ्यूचर। ये अबव प्रोफेशंस जो दिए गए हैं इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं आगे चल के, या फिर इनडायरेक्टली पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रेलिवेंट फॉर यू। अब हम लोग इसको भी समझ लें कि इनडायरेक्टली कैसे रेलिवेंट है। तो मान लीजिए कि हम लोग सभी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई मैथमेटिशियन या इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन पढ़ता हर कोई है। तो क्या फिर उस मैथ्स का कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए? नहीं, हम लोग डेली लाइफ में उसको कहीं ना कहीं यूज़ करते रहते हैं। हमेशा ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की, हमेशा ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन की। तो ये जिस तरह से मैथमेटिक्स रेलिवेंट है हम लोग के लिए, जबकि हम लोग ना तो मैथमेटिशियन बन रहे हैं और ना ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गए, लेकिन फिर भी ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि डेली लाइफ में ये यूज़ हो रहा है। तो उसी तरह जब आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लाइफ जो आपकी रहेगी आगे चल के, जब आप वोट देने लगेंगे और जब आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आना पड़ेगा, तो ये चीज़ें काम करती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों ही वे में ये हमको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। आइए अब सेकंड पॉइंट को समझते हैं। लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। सिटीजन्स आर इंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड अदर इश्यूज़। सिटीजन्स को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनको किसको वोट देना है और कौन उसके लिए सही रूप से इंटाइटल्ड है। ये चुनना एक कठिन काम है और इसमें पॉलिटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक निर्णय पर पहुंच सके कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो सही निर्णय उनके बिहाफ पे ले सकता है। टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ हेल्पफुल टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ पॉलिटिकल
थ्योरी का आइडियाज़ हो, और उसके इंस्टीट्यूशन दैट शेप्स द वर्ल्ड वी लिव इन, और उसके इंस्टीट्यूशन के बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ से जुड़ी हैं। तो जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो हम लोगों को उसकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति जिसको हम लोग चुने, जो हमारे बिहाफ पे कल अच्छे से हमारी बात को इन द पार्लियामेंट रख सके। और जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है। एज ए सिटीज़न वी आर लाइक ए ऑडियंस इन ए म्यूज़िक कॉन्सर्ट। अब ज़रा सा इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि हम लोग सिटीज़न हैं एंड वी आर लाइक ऑडियंस। हम लोग जस्ट लाइक ऑडियंस हैं जो एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट को सुनने के लिए आए हुए हैं, उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं करने आए हैं, एज ए ऑडियंस उसको देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। वी आर नॉट द मेन परफॉर्मर इंटरप्रेटिंग द सॉन्ग एंड मेलोडी। हम लोग उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन हम लोगों का नहीं है, और ना ही हम लोग उसमें कोई किसी प्रकार का सॉन्ग को इंटरप्रेट करने वाले हैं या म्यूज़िक को बजाने वाले हैं। इनमें से हम लोग कोई भी नहीं है, बट हम लोग एज ए ऑडियंस वहाँ आए हुए हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग बट वी सेट द एजेंडा एंड अप्रिशिएट द आउटपुट इन न्यू रिक्वेस्ट। हम लोग को वो जो गाना गा रहे हैं म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में, जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, वो लोग जो सॉन्ग्स को डेडिकेट कर रहे हैं, वो हमारे समझ में आना चाहिए, उस म्यूज़िक से हम रिलेट करें, ये हमारी समझ इस तरह की होनी चाहिए। प्लस हम जो है वो एजेंडा तय करें, एजेंडा तय करें कि कौन सा गाना हमको सुनना है, और वो रिक्वेस्ट के ज़रिए हम लोग उन तक पहुंचाए, और वो उन गानों को गाए और उस पर ताली बजे, यानी कि रिस्पांस दोनों तरफ से हो, वो उधर से गाए और उसको इधर से एप्रिसिएशन मिले। इस तरह का कॉन्सर्ट जब होगा म्यूज़िक का, तो वो दिलचस्प होगा और वो सुनने योग्य होगा। ठीक यही चीज़ हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, दे आर डूइंग वर्क फॉर पीपल, सिटीजन्स, और सिटीज़न उनको अप्रिसिएट ना करे, वो जहाँ गलती कर रहे हैं उसमें टोके नहीं उनको, रोके नहीं उनको, या अपने रिस्पॉन्स को ना बताए कि उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, सही है उनके लिए या नहीं है ये सही। ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए। उधर से कुछ हो रहा है तो इधर से उसका रिस्पॉन्स भी जाना चाहिए। सो ऑल्सो एन एजुकेटेड एंड वैगनेट सिटीजन, एक पढ़े लिखे और जागरूक नागरिक का कर्तव्य यही होता है कि सिटीजन्स मेक दोज प्ले पॉलिटिकल मोर पब्लिक स्पिरिचुएटेड। ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें वो अलर्ट रहें, पब्लिक भी अलर्ट है और पॉलिटिशियंस भी अलर्ट हैं, तभी काम बनता है। नहीं तो अगर पब्लिक लूज पड़ जाएगी, शांत हो जाएगी, तो पॉलिटिशियन भी उनको भी लगेगा कि कोई रिस्पांस नहीं है पब्लिक की तरफ से, तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे, उनका भी काम करने में उनकी सुस्ती आ जाएगी। तो उनको टोस पे रखने के लिए, उनको अलर्ट मोड में रखने के लिए आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमारे लिए बेनिफिटेड हैं, तो उन पे अलर्टनेस बनाए रखना और उसको रिस्पांस देना बहुत ज़रूरी है। कि उनको जब तक पॉलिटिशियंस को हमारा फीडबैक नहीं मिलेगा कि हम लोग क्या चाहते हैं, कि कोई काम हुआ तो वो हम लोगों को पसंद आया कि नहीं, पीपल्स को पसंद आया कि नहीं, सिटीजन्स को पसंद आया कि नहीं, तो ये रिस्पांस मिलता रहना चाहिए। आइए अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। बच्चों, चाहे फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो या सेकुलरिज्म जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं, दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ इन आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ में कोई एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ नहीं है, यानी कि ये एक केवल भावात्मक मुद्दा नहीं है हमारी ज़िंदगी के लिए। क्यों भावात्मक मुद्दा नहीं है? क्योंकि हम लोग डेली इसको अपने लाइफ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनको फेस कर रहे हैं हम लोग रोज़ इन लाइफ में। वी डेली इनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी। इन चीज़ों को लेकर, चाहे वो फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, सेकुलरिज्म हो, और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दे एब्स्ट्रैक्ट नहीं हैं, ये केवल एक भावात्मक मुद्दे नहीं है, बल्कि
इनको डेली हम लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ देखते हैं और उसको हम लोग इनकाउंटर करते हैं इन आवर सोसाइटी। डेली रोज हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन इन चीज़ों को लेकर हो रहा है। वी प्रीजुडिस अगेंस्ट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। हम लोग एक पूर्ण धारणा बना लेते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, जिनके साथ रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, उनके बारे में एक पूर्व धारणा हमारी बन जाती है, उनके कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, उनके जेंडर को लेके, कि ये व्यक्ति जो है ये कोई पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है या पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है या पार्टिकुलर जेंडर का है। तो इस तरह की भावना, एक पूर्व धारणा हमारे मन में बन जाती है इन चीज़ों को लेकर, जो बहुत एक कंजर्वेटिव जो एक चली आ रही सोच है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाती है इस सोसाइटी में। पॉलिटिकल थ्योरी इनकरेज अस टू एग्जामिन आवर आइडियाज़, और इन आइडियाज़ को, जो ये आइडियाज़ हैं, इनको पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करती है और ये जो थिंग्स हैं लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, इनको एनालाइज करती है और उस पर हमारे विचार कई रूप में उस चीज़ों को दिखाती है, कई लेयर्स में उन चीज़ों को की मीनिंग को समझाती है, ताकि वो एक डाइवर्स इशू हो जाए, न कि एक संकीर्ण विचारधारा कि ये व्यक्ति जो है ये इस कास्ट का है, रिलीजन का है या जेंडर का है, जैसा एक परसेप्शन बन जाता है किसी के साथ, वो चीज़ें नहीं है। उसको डायनामिक रूप से दिखाने की कोशिश करती है इन इश्यूज़ को। और लुकिंग एट दोज आइडियाज़ एंड फीलिंग्स आवर थॉट बिकम मॉडरेट। और इन चीज़ों को की व्यापकता को जब हम लोग जानते हैं, इसको डिस्क्राइब वे में जब हम लोग जानते हैं, इनकी मीनिंग्स को कई लेयर्स में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम लोगों का विचार जो है वो स्वतंत्र होता है, फलता फूलता है, और हम लोगों का नज़रिया भी मॉडरेट होता है। हम लोग उस कंजर्वेटिव सोच से ऊपर आते हैं, जो एक परसेप्शंस बन जाता है सोसाइटी में, उससे ऊपर उठते हैं और उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये चीज़ें केवल एक भावात्मक इश्यूज़ नहीं हैं, मुद्दे नहीं हैं हमारी लाइफ के, बल्कि इनसे हम लोग रोज़ इंटरैक्ट कर रहे हैं, रोज़ इनको इनकाउंटर कर रहे हैं इन आवर सोसाइटी। और ये ज़रूरी है कि हम लोगों को अपना सोच बदलना चाहिए, और इसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी हम लोगों की मदद करती है। आइए फोर्थ पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, एज अ स्टूडेंट वी एंजॉय डिबेट्स एंड एलोकेशन कंपटीशन। स्कूल में जब हम होते हैं तो हम लोग डिबेट्स के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एलोकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है और जो भाषण वगैरह की प्रतियोगिता होती है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वी हैव ओपिनियन अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। उसमें हम लोगों को ओपिनियन देनी पड़ती है कि क्या सही है और क्या गलत है। व्हाट इज़ जस्ट एंड अनजस्ट, क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये भी बताना पड़ता है हम लोगों को। बट वी डोंट नो दे आर रीजनेबल और नॉट। लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हम लोग ये नहीं जान पाते कि क्या रीजनेबल है और क्या नहीं है। रीजनेबल का तात्पर्य होता है कि एक एप्रोप्रिएट समय पे कोई काम को करना वो उचित है या अनुचित है, ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर समय पे किसी स्थान पे वो काम किया जाता है या नहीं, वो रीजनेबल है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। नेशनल एंथम चल रहा है और उस समय फ़ोन आता है और हम उस फ़ोन को निकाल लेते हैं, तो ये एक रीज़नेबल चीज़ नहीं है। हम लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का। तो ये चीज़ें हम लोगों को बताती हैं कि रीज़नेबल क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिश आवर ओपिनियंस। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हमारे ओपिनियन को चमकाती हैं, पॉलिश करती हैं उसको, और फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और हम लोगों को बताती हैं कि जो कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उस पर हम लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए और किस ढंग से उसको देखना चाहिए। तो एक लॉजिकल थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप करती है पॉलिटिकल थ्योरी। तो आइए बच्चों, कंक्लूजन के रूप में हम लोग क्या पाते हैं, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों, कंक्लूजन के तौर पे हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग पा रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी अफेक्ट अस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये हम लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से प्रभावित करता है। इसको हम लोगों ने समझा
कि अगर हम लोग एक प्रोफेशन को चुनते हैं तो ये डायरेक्टली हम लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, और अगर नहीं भी चुनते हैं तो भी इसकी नॉलेज हम लोगों को एक पॉलिटिकली सही ढंग से व्यवहार करने में हमारी मदद करेगा। इट टीचर्स द बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स टू मेक अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ये हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है और हम लोगों को उन पॉलिटिकल आइडियाज़ और प्रिंसिपल के बारे में ज्ञान देता है, जिसके कारण हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं टू द गवर्नमेंट। आवर थॉट बिकम मॉडरेट। इन आइडियाज़ और प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद हमारी विचार जो है वो मॉडरेट होती है, और हम लोग बहुत अच्छे से इन प्रिंसिपल और आइडियाज़ को ट्रैक करते हैं इन आवर सोसाइटी कि किस तरह से वो घटित हो रही हैं और उस पर किस तरह से हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए। इट इम्प्रूव्स आवर लॉजिकल पावर। ये हमारे लॉजिकल पावर को भी बढ़ाती है। टू एक्नॉलेज, ये जानने के लिए कि व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। एक पार्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये चीज़ का एक लॉजिकल ज्ञान हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी में मिलता है। तो बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है हम लोगों का। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से सब चीज़ पढ़े इस चैप्टर में। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।